हेलो दोस्तों, तो आज फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एज अ प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट होंगे आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 या उससे रिलेटेड कोई और एग्ज़ाम होता है उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होंगे। वीडियो को पूरा और अंत तक देखें जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। पढ़ते हैं, चलो करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो सारे अर्थव्यवस्था और भारतीय इंडियन इकॉनमी से लिए गए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पूंजी बाजार में खरीद पर होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद और बिक्री को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑर्बिट्रेज, हेजिंग, रुझान, निम्नलिखित या शॉर्टिंग। इसको जाना जाता है आर्बिट्रेज के रूप में। आर्बिट्रेज एक प्रकार का व्यापार है जिसमें विभिन्न बाजारों में एक सुरक्षा को एक साथ खरीदा और बेचा जाता है। इस प्रकार का व्यापार विभिन्न एक्सचेंजों पर पेश किए जा रहे एक ही वित्तीय साधन की कीमतों में अंतर का लाभ उठाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक योजना की मुख्य विशेषता है? प्रलोभन, सरकार, दिशा, लचीलापन। तो आप अपना क्वेश्चन आंसर सोच लीजिए। मैं बताने जा रहा लचीलापन। प्रजातांत्रिक नियोजन वह नियोजन प्रक्रिया है जिसे सामान्यतः मिश्रित अर्थव्यवस्था में अपनाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों की व्यवस्थाएं होती हैं, दोनों की विशेषताएं होती हैं। लोकतांत्रिक नियोजन में अर्थव्यवस्था के सभी नागरिकों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी शामिल होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रायोजन की आवश्यकता है? सहकारी बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मल्टीनेशनल बैंक। तो ये है रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, याद रखें। कई बार हम समाचार पत्रों में RER के बारे में पढ़ते हैं जो मुद्रास्फीति के प्रभावों के लिए समायोजित अन्य प्रमुख मुद्राओं के सूचकांक या टुकड़ी के सापेक्ष भारत की मुद्रा का भारित औसत है। RER का सही विस्तार क्या है? वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, तर्कसंगत प्रभावी विनिमय दर, क्षेत्रीय लोचदार विनिमय दर, वास्तविक लोचदार विनिमय दर। तो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी ऑप्शन ए। हम जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नकद भंडार में वृद्धि करना चाहेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक की सबसे उपयुक्त कार्रवाई होगी? RBI अपने भंडार से सोना जारी करेगा, RBI रिजर्व अनुपात बढ़ाएगा, RBI खुले बाजार में बांड खरीदेगा, RBI उन लेन देन को रोक देगा जिनमें विनिमय के बिल शामिल हैं। आप बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? तो है RBI वुड बाई बॉन्ड इन ओपन मार्केट यानी ऑप्शन सी, RBI खुले बाजार में बांड खरीदेगा। आर्थिक नियोजन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक नियोजन आर्थिक गतिविधियों की किसी भी योजना को संदर्भित करती है, विशेष सामाजिक और आर्थिक परिणामों को प्राप्त करने की ओर इशारा करती है। यह भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का विषय है, तब याद रखें। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सबसे अधिक भार आयु पाता है? बिजली, समाप्त स्टील, क्रूड ऑयल या कोयला। यह है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, याद रखें। शेयर बाजार में कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो स्वभाव से कम कीमत वाले, सट्टा और जोखिम भरे होते हैं क्योंकि उनकी सीमित तरलता निम्नलिखित में प्रकटीकरण होता है। हम इन शेयरों को क्या कहते हैं? ग्रीन स्टॉक, पेनी स्टॉक, केंद्रित स्टॉक, माइक्रो कैप स्टॉक। इनको कहते हैं पेनी स्टॉक। यदि बैंक दरों में वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से सामान्यतः क्या होगा? ब्याज की बाजार में दरों में वृद्धि होगी, बाजार की ब्याज दरों में गिरावट होगी, केवल जमा दरों में वृद्धि लेकिन उधार दरों में नहीं, केवल उधार दरों में वृद्धि। तो ऑप्शन ए है यानी इंक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दरों में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में कौन बकाया शेयरों को दर्शाता है? किसी कंपनी की अधिकृत पूंजी और जारी पूंजी के बीच अंतर, किसी कंपनी की जारी पूंजी और सब्सक्राइब्ड पूंजी के बीच अंतर, किसी कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल के बीच अंतर, कंपनी के शेयर निवेशकों द्वारा जारी खरीदे जाते हैं उनके पास होते हैं। आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? शेयर आर कंपनी इशूड एंड परचेज्ड बाय इन्वेस्टर एंड हेल्ड बाय देम। तो यह ऑप्शन डी यानी कंपनी के शेयर निवेशकों द्वारा जारी और खरीदे जाते हैं और उनके पास होते हैं, बकाया शेयरों को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन लाभ के पूंजीकरण का प्रतिनिधित्व करता है? वरीयता शेयर, स्वेट इक्विटी, बोनस शेयर, राइट्स इशू। यह है बोनस शेयर। लाभ कमाने वाली कंपनियां जब अपने लाभ को शेयर पूंजी में बदलने की इच्छा रखती हैं तो वे बोनस शेयर जारी करके ऐसा करती हैं।
बोनस शेयरों को जारी करना लाभ को शेयर पूंजी में परिवर्तन या मुनाफे के पूंजीकरण के रूप में भी कहा जाता है। बोनस दो प्रकार का हो सकता है। अंशधारकों को इसके लिए भुगतान करने की आवश्यकता के बिना बोनस घोषित करके आंशिक रूप से भुगतान किए जाने का बनाना होता है। मौजूदा इक्विटी शेयर धारकों को बोनस शेयर के रूप में पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर जारी करने होते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में माल की अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य प्रणाली एसएस को डेस्क के द्वारा बनाए रखा जाता है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व सीमा शुल्क संगठन, अंकटाड या उनमें से कोई नहीं तो यह है विश्व सीमा शुल्क संघ यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय हार्मोनाइज्ड सिस्टम माल नामकरण को बनाए रखता है और सीमा शुल्क मूल्यांकन और उत्पत्ति के नियमों पर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO समझौते के तकनीकी पहलुओं का प्रबंधन करता है। विश्व सीमा शुल्क यानी WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। भारतीय रेलवे का डीजल लोकोमोटिव बक्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, झांसी। तो यह वाराणसी या बनारस। भारत के वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव बक्स भारतीय रेल के स्वामित्व वाली एक उत्पादन इकाई है जो डीजल इलेक्ट्रिक इंजनों और इसके स्पेयर पार्ट का निर्माण करती है। भारत में सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माता है। ये महानगरीय शहर वाराणसी के DWL बीची रोड पर स्थित है। यूटिलिटेरियनिज्म जेरेमी बेंथम पुस्तक के लेखक कौन है? इमैनुअल कांट, J.S. मिल, डेविड रिकार्डो। तो यह हैं J.S. मिल। J.S. मिल की पुस्तक उपयोगितावाद फ्रेजर की पत्रिका में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला है। पुस्तक में मिल का उद्देश्य बताना है कि उपयोगितावाद क्या है, यह दिखाने के लिए कि यह नैतिकता का सबसे अच्छा सिद्धांत क्यों है और आलोचनाओं और गलतफहमियों की एक विशेष श्रृंखला के खिलाफ इसका बचाव करना है। प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल फ्रेमवर्क के लेखक कौन है? जेम्स टोबिन, अमर्त्य सेन, डीन ब्रेकर, J.R. हिक्स। तो हैं J.R. हिक्स। सामाजिक ढांचा 23 मई 2015 को पोस्ट किया गया। जॉन हिक्स की एक लघु पुस्तक का शीर्षक 1942 में प्रकाशित हुआ। यह सामान्य पाठक के लिए राष्ट्रीय आय लेखांकन की तत्कालीन उलझी हुई अवधारणा का परिचय है। खूबसूरती से स्पष्ट रूप से लिखी गई और सीधी है। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके UPSC 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए या उससे रिलेटेड कोई और एग्जाम होता है। वीडियो को पूरा देखें, आगे हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्रैक्टिस वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस वीडियो में।